तो अगर आप देखें तो भारत में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ज्यादातर लोग वीट खाते हैं। नहीं, भारत के अंदर ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन ईट राइस। राइस इज द पार्ट ऑफ देयर स्टेपल डाइट। एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो आप सब जानते हैं कि हम लोगों के लिए एग्रीकल्चर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। चाहे फूड की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की बात हो, लोगों के लिए लाइवलीहुड की बात हो। देखिए क्या है कि जब बात आती है भारत की, तो भारत में एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्योंकि अगर आप देखें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लगभग 60% के आसपास लोग भारत में एग्रीकल्चर के ऊपर ही क्या है, डिपेंडेंट है बच्चा। So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So बच्चा बारी, मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखकर के आज आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। So in the today's class, in the today's session, we will discuss and learn about the 4th chapter of geography, that is agriculture. तो आज के सेशन में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर खुद हमारे लिए बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो आप सब जानते हैं कि हम लोगों के लिए एग्रीकल्चर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। चाहे फूड की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की बात हो, लोगों के लिए लाइवलीहुड की बात हो, एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न्स को समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो पिछले कुछ ईयर्स में एग्रीकल्चर के सुधार के लिए इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ और सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं एग्रीकल्चर का। देखिए क्या है कि जब बात आती है भारत की, तो भारत में एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्योंकि अगर आप देखें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लगभग 60% के आसपास लोग भारत में एग्रीकल्चर के ऊपर ही क्या है, डिपेंडेंट है बच्चा। साथ ही साथ चाहे फूड की बात हो गई हो या इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की बात हो गई हो, एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। तो आप देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड, वाटर, एयर, इन सब का इस्तेमाल करा जा रहा है फूड प्रोडक्शन के लिए। और आप जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं एवरीडे लाइफ में, चाहे वो मक्की की रोटी हो, सरसों का साग हो या आलू का पराठा ही क्यों ना हो, हर चीज जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर ओनली। अगर इस देश का किसान उत्पादन करेगा ही नहीं, प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, तो हम ये लग्जरी एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए। आप एग्जांपल के तौर पर समझें तो चाहे आप शुगर इंडस्ट्री की बात कर लें कि भैया अगर गन्ना ही नहीं होगा, शुगर केन ही नहीं होगा, तो चीनी कहां से बनाओगे। आप कॉटन इंडस्ट्री की बात कर लें, जब तक किसान रॉ कॉटन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो भैया कपड़ा कैसे बनेगा। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं या कहें सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जब बात आती है यहां पर एग्रीकल्चर और फार्मिंग की, तो देखो क्या है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है भैया एग्रीकल्चर और दूसरा होता है भैया फार्मिंग। दूसरा होता है फार्मिंग। अब क्या है कि जब बात आ रही है एग्रीकल्चर की, तो ये जो टर्म है इट इज यूज्ड फॉर अ वेरी वास्ट
सब्जेक्ट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, यहां तक कि जो फार्मिंग है ये भी क्या है, ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों को लिया जा रहा है, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया हो, या प्रोडक्शन हो गया हो, प्रोडक्शन के बाद उसके बाद सेल्स हो गई हो, लाइव स्टॉक रेयरिंग हो गई हो, बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं। तो एग्रीकल्चर इज अ वेरी वास्ट टर्म, और फार्मिंग एग्रीकल्चर का ही क्या है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और फार्मिंग में मेनली क्या होता है, फार्मिंग इज मेनली अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाने की जो प्रोसेस है उसको हम फार्मिंग कहते हैं। अब आपको अलग अलग तरीके की फार्मिंग देखने को मिलती है। जब बात आती है फार्मिंग की, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो अब उन्हीं को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर है उसे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर प्रैक्टिस किया जाता था, और जो प्रिमिटिव ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि वही पुराने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि डिगिंग स्टिक हो गई, हो गया, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके जो है खेती करी जाती थी। साथ ही साथ लेबर जो है यहां पर फैमिली ही होती थी, फैमिली खुद अपने खेत पर जो है काम कर रही है। इसके अलावा ये जो लोग होते थे जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस करते थे, ये क्या करते थे कि जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उस पर ही डिपेंड होते थे, यानी कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे सॉइल की फर्टिलिटी को बेहतर करने के लिए, और साथ ही साथ मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। यानी कि इरिगेशन की जब बात आती है, सिंचाई की जब बात आती है, तो उसके लिए दीज पीपल वर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून ओनली। साथ ही साथ जो क्रॉप्स यहां पर ग्रो करी जाती थी वो वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से ही ग्रो करी जाती थी जो सुटेबल होती थी। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल मेथड्स। तो जब ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर लो आउटपुट भी हमें देखने को मिलता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का ही पार्ट है झूमिंग कल्टीवेशन। एक तरीका है झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या आप स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर है, जो खेती कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं। मान लीजिए वहां पर पेड़ वगैरह लगे हुए हैं तो काट करके क्लियर कर दिया, और वहां पर जो है फिर फूड क्रॉप्स वगैरह जो है ग्रो करी गई। और जैसे जैसे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज करेगी वैसे वैसे क्या होगा कि ये दूसरे लैंड पर शिफ्ट कर जाएंगे। बट ये झूमिंग कल्टीवेशन तभी सक्सेसफुल है या तभी हो पाएगा जब हमारे पास प्लेंटी ऑफ लैंड अवेलेबल हो, लैंड हमारे पास ज्यादा हो। यहां पर क्या हो रहा है कि पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल करा जा रहा है सॉइल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने के लिए। क्या हुआ कि भैया पहले एक पीस ऑफ लैंड पर खेती करी, 2-3 साल उस पर खेती करी, जब देखा कि वो जो सॉइल है वो अब थोड़ा सा फर्टिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है तो अगले टुकड़े की तरफ चले गए, अगले लैंड पर मूव कर गए। उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया भैया कि कुछ टाइम बाद ये दोबारा से फर्टाइल हो जाएगी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। तो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये काम किया जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अभी आपको मैं ये एक एग्जांपल के तौर पर भी समझाऊंगा। जब बात आती है यहां पर झूमिंग कल्टीवेशन की, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, तो ये आज भी भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाता है, और असम, मेघालय और मिजोरम में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं जब बात आती है मणिपुर की, तो मणिपुर में इसे पामलो के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, बस्तर में इसको दीपा कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के या कहें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के देखने को मिलते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जो आपका स्लैश एंड बर्न कल्चर है,
इसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ इस तरीके से काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, एक बहुत बड़ी लैंड हमारे पास पहले अवेलेबल थी। हमने क्या करा, ये जो आप रेड वाला पोर्शन देख रहे हो, इस पोर्शन को क्लियर करा, आग लगा दी, पेड़ काट दिए वहां पर, और फिर हमने जो है इसके ऊपर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। 3 साल तक हमने इस लैंड पर खेती करी, 1 से 3 साल के बीच में। 1 से 3 साल के बाद क्या हुआ कि इस लैंड की जो फर्टिलिटी थी, वो फर्टिलिटी जो है एक तरीके से आप देखोगे कि फर्टिलिटी के अंदर हमें डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला। तो जब फर्टिलिटी के अंदर डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला तो इन लोगों ने क्या करा, ये आगे की तरफ दूसरे लैंड पर चले गए, यहां पर पेड़ों को काटा, आग लगा दी, लैंड क्लियर हो गया, और फिर यहां पर जो है क्या करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। जब 2-3 साल बाद इसकी भी फर्टिलिटी डिक्लाइन कर गई, डिक्रीज हो गई, ये अगले पीस ऑफ लैंड पर मूव कर गए। सो दे कीप ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर, दे कीप ऑन शिफ्टिंग। बट जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे हमारी तादाद बढ़ी, जैसे जैसे ह्यूमंस सेटल होने लगे, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बट आज भी आप देखते हो कि कई बैकवर्ड एरियाज में या उन एरियाज में जहां पर लैंड फेवरेबल है, लैंड ज्यादा है, लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें तो झूमिंग कल्टीवेशन को या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को, शिफ्टिंग कल्चर को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिको के अंदर इसको बोला जाता है मिल्पा। मैक्सिको के अंदर क्या बोला जाता है, मैक्सिको के अंदर इसको बोला जाता है मिल्पा। इसके अलावा जो वेनेजुएला वाला पार्ट है, वहां पर इसको बोला जाता है कोनुको। ब्राजील के अंदर इसको बोला जाता है रोका। सेंट्रल अफ्रीका के अंदर इसको बोला जाता है मजोल, और इसी तरीके से इंडोनेशिया के अंदर इसको बोला जाता है लदांग, और साथ ही साथ वियतनाम के अंदर इसको बोला जाता है रे। अब इन अलग अलग नामों पर कई बार बोर्ड्स एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। एमसीक्यू भी वो आपका कैसे पूछता है, वो कह देगा भैया मैच द फॉलोइंग, मैच करो, या वो आपसे कह देगा कि मिल्पा कहां पर होता है, मिल्पा कहां पर नाम है, रे कहां पर नाम है, या वियतनाम में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा भारत में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम भारत में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर इसको बेवार और दहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेवार और दहिया। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसको पोड़ू और पेड़ा कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में इसको पमादाबी, कोमन और साथ में ब्रिंगा कहा जाता है। वेस्टर्न घाट्स में इसको कुमारी कहा जाता है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर इसको वालर कहा जाता है। झारखंड के अंदर कुरुआ कहा जाता है। हिमालयन रीजन में इसको खील कहा जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पॉपुलरली झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो भारत के अंदर भी ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है अलग अलग नामों से प्रचलित है। तो यहां से कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये याद करना यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि ये तो हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में। एक बार आप इस पर नजर डाल लीजिए। अब जैसे जैसे हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, वैसे वैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर भी चेंजेस हमें आते हुए देखने को मिले। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग से लोग इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की तरफ चले। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो क्या हुआ कि भैया यहां पर पॉपुलेशन जो है बढ़ गई, और ये एग्रीकल्चर जो है, ये फार्मिंग जो है, ये उन एरियाज में करा जाता है जहां पर एग्रीकल्चर, जहां पर पॉपुलेशन जो है ज्यादा हो। तो अब क्या हुआ
कि जो लैंड है उस लैंड के ऊपर प्रेशर यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गया। अब लैंड तो वही है, आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा कि भैया जब हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़े हैं तो हमने देखा कि लैंड तो उतना ही है हमारे पास, लैंड इज फिक्स्ड, और वो तब तक फिक्स्ड है जब तक भारत अखंड भारत ना बन जाए, समझते हो। तो यहां पर क्या हुआ कि अब ज्यादा लोग एक जमीन पर काम करने लगे, और जब बात आती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की तो ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यानी कि अब क्या है कि एक पीस ऑफ लैंड पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, और अब मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी तो है बट मॉनसून के अलावा कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल भी करा जा रहा है। फॉर एग्जांपल कुएं से, नहर से पानी लिया जा रहा है सिंचाई करने के लिए, और यह सब क्यों करा जा रहा है? ताकि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। और प्रोडक्शन को क्यों बढ़ाना है? क्योंकि अब पॉपुलेशन यहां पर जो है बढ़ गई है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया है, साथ ही साथ यहां पर जो है इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल भी करा जा रहा है। और सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया प्रोडक्शन जो है हमारा ज्यादा हो सके। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के पीछे का जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लैंड भी है। अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लैंड का मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल ये एक पीस ऑफ लैंड था, ये क्या था? एक पीस ऑफ लैंड। अब इस लैंड पर जो मालिक थे वो कौन थे? वो मिस्टर ए थे। अब क्या हुआ कि मिस्टर ए अपने परिवार के साथ इस लैंड पर खेती करते थे। अब आगे चल करके मिस्टर ए के 3 बच्चे हमें होते हुए देखने को मिले, बी, सी और डी। अब ये जो लैंड है ये क्या हुआ? ये 3 लोगों में बंट गया। ये लैंड अब 3 लोगों में बंट गया। फिर आगे चल करके मिस्टर बी के 2 बच्चे हो गए, ई और एफ। ये लैंड इनका 2 में बंट गया। इस तरीके से डिवीजन ऑफ लैंड हमें होता हुआ देखने को मिलता रहा। होता है ना, हमारे यहां पे भी हम देखते हैं कि भैया दादाजी ने 50 एकड़ जमीन लिया था। अब क्या हुआ? पापा जी के हमारे एक चाचा भी हैं साथ में, तो क्या करना पड़ेगा? उस जमीन को, 50 एकड़ की जमीन को 25 एकड़ पापा जी रखेंगे और 25 एकड़ चाचा जी को देंगे। अब आपके भी 2 भाई हैं, आप भी 2 भाई हो, तो क्या होगा कि जो 25 एकड़ जमीन आपके पास है वो आगे बढ़ जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस, कि भैया जो पिता की संपत्ति होगी उस पर आगे बच्चों का अधिकार होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लैंड का डिवीजन होता चला गया सक्सेसिव जनरेशंस के लिए, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, ये डिवीजन ऑफ लैंड बढ़ता चला गया, वैसे वैसे जमीनें जो हैं वो छोटी होती चली गई, अनइकोनॉमिकल होती चली गई। अब फार्मर के लिए ये मुश्किल हो गया कि वो इस लैंड पर मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो लिमिटेड थी। लैंड अब बट गई, छोटे छोटे टुकड़े रह गए, और साथ ही साथ लैंड के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि अब उसी स्मॉल पीस ऑफ लैंड से किसान चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन वो कर सके, और उस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए किसान ने क्या करा? डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स की तरफ गया। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स की अगर हम यहां पर बात करें तो हम क्या देखते हैं भैया कि हमारे यहां पर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स आपको ग्रो होती हुई देखने को मिलती है। राबी, खारिफ, जैद, अभी उन पर आगे आएंगे। तो यहां तक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहां तक हम लोगों ने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को देखा। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि भैया जो लैंड थी वो फेवरेबल थी, साथ में ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करा जाता था, मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट थे, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी का इस्तेमाल करते थे,
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसे झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, वो उसका एक तरीका है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भैया पॉपुलेशन बढ़ गई, लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ गया और अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होने लगी। लेबर इंटेंसिव है, एक जमीन पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करा जा रहा है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। और इसके पीछे का मेन कारण क्या है? राइट ऑफ इनहेरिटेंस, डिवीजन ऑफ लैंड इन द सक्सेसिव जनरेशंस। फिर इसके साथ साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन और बढ़ती चली गई, लोगों की डिमांड्स बढ़ती चली गई। अब लोग सिर्फ और सिर्फ रोटी और सब्जी से खुश नहीं थे, अब लोगों को अलग अलग चीजें खानी थी, तो हम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आए। अब किसान ने क्या करा? बाजार के लिए उत्पादन करना शुरू करा, कमर्शियल फार्मिंग होने लगी, जिसमें किसान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी फसल वो लगाएगा वो उसको आगे बेचेगा। तो कमर्शियल फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर हम देखते हैं कि किसान अब HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल कर रहा है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल जैसी मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स का इस्तेमाल करके वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश कर रहा है। तो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आप देखते हो कि कई जगहों पर जो क्रॉप्स लगाई जा रही हैं एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में किसान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया वो क्या करेगा? सरप्लस को बेचेगा। कहां पर बेचेगा? मार्केट में बेचेगा और उससे क्या करेगा? आमदनी कमाएगा, पैसा कमाएगा। तो जब बात आती है राइस की, राइस हरियाणा और पंजाब के अंदर कमर्शियल क्रॉप है। क्यों? क्योंकि चावल जो है पंजाब हरियाणा वाले कम कंज्यूम करते हैं, ये वीट, मक्का जैसी क्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं। चावल आप देखो नॉर्दर्न बेल्ट में कम खाया जाता है, बट वहीं अगर आप उड़ीसा में चले जाओगे तो उड़ीसा में राइस जो है क्या है? सबसिस्टेंस क्रॉप है। राइस क्या है? सबसिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि वहां पर वो स्टेपल डाइट का पार्ट है। लोगों को तीनों समय चावल चाहिए भैया। तो क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो क्रॉप किसी एरिया में कमर्शियल है वो हो सकता है दूसरे रीजन में कमर्शियल ना हो। तो राइस पंजाब हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप है, यहां का किसान सबसिस्टेंस क्रॉप जो उसका है वो वीट है, मक्का है, बट वहीं उड़ीसा के अंदर राइस एक सबसिस्टेंस क्रॉप हो जाता है, वो यहां पर कमर्शियल नहीं रहता, क्योंकि यहां के लोगों को राइस चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ देयर डेली स्टेपल डाइट। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग का एक तरीका है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर क्या करा जाता है कि एक बहुत बड़े एरिया पर, लार्ज एरिया पर सिंगल क्रॉप को ग्रो करा जाता है। एक बहुत बड़ा एरिया है, कई एकड़ का लैंड है, उस पर सिंगल ही क्रॉप लग रही है। तो अगर आप भारत में देखो तो इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चले जाओगे, वेस्ट बंगाल और आसपास के इलाकों में, तो आपको वहां पर टी की खेती बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, टी प्लांटेशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप साउथ की तरफ चले जाओगे, कर्नाटका वगैरह की तरफ, तो कॉफी के प्लांटेशंस बहुत हैं। अगर आप केरला की तरफ चले जाओगे तो रबर के प्लांटेशन आपको देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न यूपी की अगर हम यहां पर बात करें, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो वहां पर शुगर केन आपको बहुत मिलेगा। सिमिलरली केरला के अंदर और सदर्न स्टेट्स के अंदर आपको बनाना बहुत मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब बात आती है कमर्शियल फार्मिंग की, तो कमर्शियल फार्मिंग में जो फार्मर है, जो किसान है, वो क्या कर रहा है? वो बाजार के लिए उत्पादन कर रहा है, सरप्लस बेचने के लिए उत्पादन कर रहा है कि भैया मैं तो बेचूंगा इसे मार्केट में जाके। और यहां पर वो हायर प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करता है और उस हायर प्रोडक्टिविटी के लिए वो मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें आपके HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब चीजें शामिल हैं। और हमने देखा कि कैसे कोई क्रॉप किसी रीजन में कमर्शियल हो सकती है, वहीं वो दूसरे रीजन में जाकर के सबसिस्टेंस क्रॉप हो जाएगी। तो राइस का एग्जांपल हमने लिया।
आप एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जब बात आती है क्रॉपिंग पैटर्न्स की, तो भारत के अंदर 3 मेन क्रॉपिंग पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहली आती है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विंटर क्रॉप्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि राबी क्रॉप्स का अगर आप सोइंग पीरियड देखो कि इनकी बुआई कब करी जाती है, कब बोया जाता है इन क्रॉप्स को, सीड्स को, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और आगे चल करके 4-5 महीने बाद अप्रैल से जून के बीच में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब क्या है? हमारी राबी क्रॉप्स का पार्ट है। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी में आपको राबी क्रॉप्स ज्यादा तौर पर देखने को मिलेंगी, जिसमें वीट एक मेजर क्रॉप है। तो राबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो पीरियड है, ग्रोइंग पीरियड है, अगर आप देखो तो वो कब का है हमारा? वो विंटर का है। राबी क्रॉप्स के बाद आती है हमारी खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स को हम लोग मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेनी सीजन क्रॉप्स या मॉनसून क्रॉप्स भी हम इनको बोलते हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करें तो जून जुलाई राबी क्रॉप्स का सोइंग पीरियड है। सितंबर अक्टूबर तक आते आते इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और इस पीरियड में उन क्रॉप्स को लगाया जाता है जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो यहां पर आपका पैडी हो गया, राइस, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर दाल हो गई, तुर दाल जिसे हम बोलते हैं, मूंग दाल, उड़द दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयाबीन, साथ ही साथ असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर खारिफ क्रॉप्स को लगाया जाता है। तो भारत के अंदर जो 2 मेन क्रॉपिंग सीजन्स हैं वो है राबी क्रॉप्स का और खारिफ क्रॉप्स का। राबी को हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं और खारिफ को हम क्या कहते हैं बेटा? मॉनसून क्रॉप्स या रेनी सीजन क्रॉप्स कहते हैं। और भारत की जो 2 मेन फूड आइटम्स हैं, वीट एंड राइस, वो आपको इन्हीं 2 सीजन्स में मिलती है। तो विंटर राबी क्रॉप्स के अंदर हमें वीट मिलता है और रेनी सीजन के अंदर हमें राइस मिलता है। कई बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया राइस या वीट में से कौन सा राबी है और कौन सा खारिफ है। तो देखो, राबी क्रॉप्स मींस विंटर क्रॉप्स, तो W से विंटर और W से वीट। सिमिलरली खारिफ क्रॉप्स मींस रेनी सीजन क्रॉप्स, तो रेनी, R से रेनी, R से राइस, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब हमारा किसान यहां भी नहीं रुका, क्योंकि मजबूरी है, इतने से काम नहीं चल रहा, लैंड छोटा है, खर्चे ज्यादा हैं। तो किसान ने देखा कि भैया अभी भी थोड़ा टाइम बच रहा है, अभी भी 2-3 महीने का समय ब्रेक हमारे पास है, तो किसान ने उस पीरियड में ज़ैद क्रॉप्स लगाना शुरू कर दिया। तो राबी और खारिफ सीजन के बीच में जो समय बचता है, मार्च से जून के बीच का पीरियड, उनमें हम देखते हैं कि किसान ज़ैद क्रॉप्स लगाता है, जिसमें मेनली हमारे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर्स और चारे के लिए, फॉडर के लिए क्रॉप्स शामिल होते हैं। तो ये 3 मेन क्रॉपिंग पैटर्न्स आपको भारत में देखने को मिलते हैं। कौन सी क्रॉप्स हैं? यहां से अक्सर एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि भैया विच क्रॉप इज राबी क्रॉप या विच क्रॉप इज खारिफ क्रॉप। तो आपको ये नाम थोड़े से क्या है, पता होने चाहिए। तो एक बार इन नेम्स को देख लो आप कि कौन सा क्रॉप कौन सा है, और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, इन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की कुछ प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। तो प्लीज गो थ्रू इट वंस। अब देखिए, ये तो हो गए हमारे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न के बाद बारी आती है मेजर क्रॉप्स की, यानी कि जिस पर भारत और भारत के लोग डिपेंडेंट हैं। मेजर क्रॉप्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है राइस।
राइस की जब बात आती है बच्चा, तो राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप या मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया। वर्ल्ड प्रोडक्शन की जब बात आती है तो भारत दूसरे नंबर पर आता है आफ्टर चाइना। और राइस के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर चाहिए और साथ में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए। इसीलिए राइस जो है हमारा वो क्या हो जाता है, चावल जो है हमारा वो खारिफ क्रॉप हो जाता है। कौन सी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप है। तो आप देखते हो कि नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा वाला रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, कोस्टल एरियाज हो गए, हमारे डेल्टाइक रीजन हो गए, उन एरियाज के अंदर राइस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा करा जाता है और वहां पर ये मेन क्रॉप भी है। तो अगर आप देखें तो भारत में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ज्यादातर लोग वीट खाते हैं। नहीं, भारत के अंदर ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन ईट राइस। राइस इज द पार्ट ऑफ देयर स्टेपल डाइट। राइस के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप आ जाती है भैया वीट। वीट के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पर आता है। वीट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए और रेनफॉल जो है वो 50 to 75 सेंटीमीटर की चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो जो राइस है, जो वीट है हमारा, वो राबी क्रॉप में आता है। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में आप देखते हो कि वीट, गेहूं की खेती काफी ज्यादा करी जाती है। वीट के बाद तीसरी क्रॉप जो आती है हमारी, उसमें आता है मिलेट्स। तो ज्वार, बाजरा, रागी, इनके मामले में भारत नंबर 1 प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर इज इंडिया। और मिलेट्स के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए। रेनफॉल भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो लो रेनफॉल एरियाज एरियाज हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका के कुछ पार्ट हो गए, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर ज्वार लगाया जाता है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के अंदर बाजरा लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, सिक्किम के अंदर रागी लगाया जाता है। तो ये अलग अलग क्रॉप्स आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ये चार्ट यहां पर क्या है बच्चा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज गो थ्रू इट वंस। चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई विल ऑल्सो शेयर दिस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई हमारी मेजर क्रॉप्स जो हमारे स्टेपल डाइट का कहीं ना कहीं क्या है, पार्ट है। इनके अलावा भी कुछ क्रॉप्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि मेज हो गया। मेज की अगर हम बात करें, मक्के की अगर हम यहां पर बात करें तो यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर देयर। मेज एक ऐसी क्रॉप है ये आपका फूड और फॉडर दोनों का काम करता है। ये जानवरों के चारे का काम भी करता है और इंसान भी इसको कंज्यूम करते हैं। तो फूड एंड फॉडर बोथ का काम करता है। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, 50 to 60 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। और कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर मक्का लगाया जाता है। तो ये हो गया भैया मेज हमारा, मक्का। मक्के के बाद आता है हमारा पल्सेस, दालें। दालों के मामले में इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, बट फिर भी भारत के अंदर पल्सेस की शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। रीजन, पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्सेस क्या है? प्रोटीन का मेन सोर्स है एंड दे आर द पार्ट ऑफ डाइट। स्टेपल डाइट का पार्ट है। जो भी लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं तो वेजिटेरियन लोगों के लिए पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। दालें बहुत जरूरी हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका के अंदर हम देखते हैं कि पल्सेस का प्रोडक्शन किया जाता है। और भारत के अंदर अरहर दाल, जिसे हम तूर दाल भी बोलते हैं, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, पीज, ग्राम, ये सब जो है क्या है आपको देखने को मिलती हैं। तो इनकी खास बात हो जाती है कि इनको आप राबी और खारिफ दोनों क्रॉप्स के अंदर रख सकते हो।
तो पल्सेस आर बोथ राबी एंड खारिफ क्रॉप्स। साथ ही साथ पल्सेस को हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी कहते हैं। जस्ट 1 मिनट। पल्सेस को हम क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स का मतलब क्या है कि जो पल्सेस है उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है आज के समय पर भारत के अंदर किसानों को पल्सेस के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा क्या कर रही है? प्रोत्साहित कर रही है कि भैया पल्सेस को लगाओ। तो यहां पर अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज बोथ राबी एंड खारिफ। 4 ऑप्शंस दे देगा, जिसमें आपको एक तरफ दिख देगा शुगर केन, दूसरी तरफ लिख देगा आपको कॉटन, तीसरी तरफ आपको लिख देगा वीट और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको पल्सेस। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी पल्सेस। तो पल्सेस आर बोथ राबी एंड खारिफ सीजन क्रॉप्स। तो ये तो हो गई हमारी फूड क्रॉप्स जिनको अभी तक हमने यहां पर डिस्कस करा। फूड क्रॉप्स के अंदर हमने सबसे पहले राइस की बात करी। राइस जो कि एक खारिफ क्रॉप है वो समझा। राइस के बाद हम लोगों ने वीट के बारे में पढ़ा जो कि एक राबी क्रॉप है। उसके बाद हम लोगों ने मेज, पल्सेस, इन सबको डिस्कस करा और मिलेट्स के बारे में भी पढ़ा। अब आगे की तरफ चलते हैं और अब हम यहां पर बात करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। तो अभी तक आप सब ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, अनाज के बारे में आप पढ़ रहे थे। अब अदर देन ग्रेन्स जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमें देखने को मिलता है शुगर केन यानी कि गन्ना। तो शुगर केन को तो आप सब जानते हो कि भैया शुगर बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए बहुत जरूरी है, वरना चाय फीकी पीनी पड़ जाएगी। तो शुगर केन की जब बात आती है तो शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो आप देखते हैं कि जो शुगर, गुड़, खंडसरी बन रहा है उसके लिए शुगर केन बहुत जरूरी है। मोलासेस भी शुगर केन से निकलते हैं। जो आप देखते हैं कि आज के समय पर किसान क्या कर रहा है? एथेनॉल भी बना रहा है। तो एथेनॉल बनाने के लिए भी क्या है? शुगर केन का इस्तेमाल करा जा रहा है। इस एथेनॉल को क्या कर दिया जाता है? पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि ऐसे गाड़ियां भी बनाई जाए जो सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल पर चले। इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल एज वेल। इसे फ्यूल के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुगर केन अपने आप में, गन्ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलता है। पहले क्या था कि काफी सारी शुगर केन इंडस्ट्रीज या शुगर मिल हमें नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलती थी। अब शुगर मिल्स का शिफ्ट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। वो क्या कर रही हैं? नॉर्थ इंडिया से शिफ्ट होकर के साउथ इंडिया की तरफ जा रही हैं या महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में जा रही हैं। रीजन कि वहां का जो शुगर केन है उसमें मिठास ज्यादा है। सो अदर देन ग्रेन्स, शुगर केन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। शुगर केन के बाद आता है आपका ग्राउंड नट। ग्राउंड नट की जब हम बात करते हैं तो ये ऑयल सीड्स का पार्ट है जिनसे आप तेल निकाल सकते हो। तो आप देखो कि भारत के अंदर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस भारत के अंदर करी जाती है। और जब ग्राउंड नट की बात आती है तो गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। भारत में सबसे ज्यादा ग्राउंड नट, मूंगफली कहां प्रोड्यूस करी जाती है? गुजरात के अंदर। फिर आता है राजस्थान और आंध्र प्रदेश लाइन में। तो ग्राउंड नट के बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं जिन्हें भारत के अंदर ग्रो करा जाता है, चाहे सीसेम हो, मस्टर्ड हो, बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं जिनको भारत के अंदर ग्रो करा जाता है। और ऑयल सीड्स के मामले में इंडिया वाज ऑन नंबर 2 जब प्रोडक्शन की बात आती है। ऑयल सीड्स के बाद, ग्राउंड नट के बाद आता है हमारा टी, चाय। तो आप सब जानते हो कि व्हेन इट कम्स टू बेवरेजेस तो टी एंड कॉफी आर द 2 मेन बेवरेजेस क्रॉप। टी की जब हम बात करते हैं, चाय की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो आप क्या देखते हो कि इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। ये एक बहुत बड़े एरिया के अंदर लगाई जाती है। टी की खास बात क्या है कि ये बेवरेज क्रॉप है। इसे भारत के अंदर शुरुआत में
अंग्रेजों ने ग्रो करना शुरू करा था। अंग्रेज पहले चाइना से चाय खरीदते थे। जब चाइना वो पूर्ति नहीं कर पाया तो उन्होंने भारत के अंदर भी क्या करना शुरू करा, टी का प्रोडक्शन करना शुरू करा। और इसका एक बहुत ही काला इतिहास अपने आप में है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो टी ज्यादातर हमें हिली एरियाज के अंदर देखने को मिलती है, जैसे असम हो गया, दार्जिलिंग वाला एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी वाला एरिया हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। इन एरियाज के अंदर टी का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, या कहें टी प्लांटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है सेकंड इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, दैट इज शुगर केन। शुगर केन की अगर हम यहां पर बात करें तो इसको अरब्स ने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा और यमन से इसको लाया गया था। और नीलगिरी हिल्स जो है हमारी कर्नाटका के अंदर, वहां पर केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर कॉफी का कल्टीवेशन हमें होता हुआ देखने को मिलता है, या कॉफी के प्लांटेशन हमें देखने को मिलते हैं। सो अदर देन फूड, या कहें अदर देन ग्रेन्स, दीज आर द फूड क्रॉप्स जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एक बार आप देख लीजिए प्लीज। आगे की तरफ चलेंगे अब। और यहां पर नॉन फूड क्रॉप्स की बात करेंगे। देखो ये जितने भी क्रॉप्स हम पढ़ रहे हैं, ये क्रॉप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां से अक्सर एमसीक्यू पूछ लिया जाता है या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। नॉन फूड क्रॉप्स की बात अगर हम करें, वो क्रॉप्स जिनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, खाते नहीं है। तो नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहले आता है आपका रबर। रबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रबर की जब हम बात करते हैं तो ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। तो ये आपको ज्यादातर कहां देखने को मिलेगी, साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा रबर। तो रबर का प्रोडक्शन आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और मेघालय के गारो हिल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है हमारा, तो उस इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो है आपको क्या देखने को मिलता है, रबर देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिनमें से ये व्हाइट कलर का जो है लिक्विड आपको देखने को मिलता है, रेजिन, और इसी से फिर आगे क्या होता है, रबर बनाया जाता है। रबर के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है नॉन फूड क्रॉप, दैट इज कॉटन। तो भैया जो भी कपड़े पहने हो वो कॉटन के ही होते हैं। भारत में कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप है। तो जब कॉटन की बात आती है तो देखिए क्या है कि कहा जाता है कि भारत के अंदर ही कॉटन की शुरुआत हुई थी। मतलब कॉटन भारत का ओरिजिनल क्रॉप है, हमने ही इसकी कल्टीवेशन शुरू करी। और अगर आप देखो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रॉ मटेरियल है। कॉटन के लिए वैसे तो ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे परफेक्ट सॉइल रहती है। तो यहाँ ये आपको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब, हरियाणा और यूपी के भी कुछ एरियाज के अंदर देखने को मिलता है। कॉटन के बाद आता है आपका जूट। जूट की जब हम बात करते हैं तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। तो देखिए जूट क्या है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि जो बोरियां बनाई जाती है, गनी बैग्स जिनको हम कहते हैं, या मैट हो गए, रोप हो गए, यहां तक कि धागा हो गया, कारपेट हो गया, ये सब चीजें जूट से बनाई जाती हैं। जूट पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल भी है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। पर जूट की जब हम बात करते हैं तो इसको ग्रो करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, और खास तौर पर लो लाइंग एरियाज में जहां पानी आकर के रुकता हो, पानी का ठहराव वो पानी भर जाता हो। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, जहां बारिश भी ज्यादा हो और लो लाइंग एरिया हो, वहां पर आपको जूट देखने को मिलता है। सो अदर देन फूड, दीज आर द मेजर क्रॉप्स। आप एक बार इन पर नजर डाल लीजिए, नॉन फूड क्रॉप्स। तो ये हो गए हमारे नॉन फूड क्रॉप्स। अब देखो क्या है कि ये सब क्रॉप्स तो ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गए। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की।
हॉर्टिकल्चर की जब बात आती है तो हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती कर रहे हैं। अगर आप भारत को देखें तो भारत की लोकेशन और भारत का जो क्लाइमेट है, यहां पर आपको दोनों तरह के फ्रूट्स मिल जाते हैं। भारत के अंदर आपको ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट दोनों तरह के फल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें मैंगो की, आम जो फलों का राजा कहलाया जाता है, तो आम फलों का राजा है और आप देखते हो कि ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलता है। और आम जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के अंदर काफी बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करा जाता है। आम के बाद आते हैं ऑरेंजेस, संतरा। तो ऑरेंजेस भी जो है नागपुर, और फेमस है नागपुर, तो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कही जाती है यहां पर। और चेरापूंजी मेघालय के अंदर ऑरेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, संतरे भैया। इसके बाद आते हैं बनाना, केले। केले की जब बात हम करते हैं तो बनानास के अक्सर प्लांटेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर आपको केलों की खेती या बनाना प्लांटेशंस देखने को मिल जाते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स के बाद आपको भारत के अंदर कुछ टेम्परेट फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं। टेम्परेट फ्रूट्स वो फ्रूट्स जो थोड़े से हिली एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें लीची, गुआवा की, तो ये आपको उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर देखने को मिलते हैं, अमरूद और लीची। साथ ही साथ पाइनएप्पल्स की अगर आप बात करो तो ये मेघालय के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ग्रेप्स की आप बात करें तो वाइन यार्ड्स ग्रेप्स के लिए आपको देखने को मिलते हैं, बेल पर लगाए जाते हैं ये। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र वाले रीजन में ग्रेप्स बहुत बड़े लेवल पर लगाए जाते हैं। फिर टेम्परेट क्रॉप्स में अगर आप देखो तो जो ठंडे इलाकों में फ्रूट्स पाए जाते हैं उसमें एप्पल, पेयर, एप्रिकॉट, वॉलनट जैसी जो हमारे फ्रूट्स हैं जो आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में देखने को मिलते हैं। तो चाहे आपका सेब हो गया हो, नाशपाती हो गई हो, आड़ू हो गया हो, अखरोट हो गया हो, ये सब क्या है, ये सब टेम्परेट क्रॉप्स है। तो ये भारत के फेवरेबल क्लाइमेट, तो जो भारत का फेवरेबल क्लाइमेट हो गया और साथ ही साथ भारत की टोपोग्राफी हो गई, इन दो कारणों की वजह से, टोपोग्राफी और क्लाइमेट की वजह से, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आपको दोनों टेम्परेट और ट्रॉपिकल फ्रूट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स भारत में क्यों हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये था फ्रूट्स के बारे में जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर हमारे आते हैं। एक बार आप इस पर नजर मार लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो, फ्रूट्स वगैरह के अलावा, वेजिटेबल्स के अलावा भी और भी बहुत सारी क्रॉप्स है जो कि हमारा किसान प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स आ जाते हैं और भी अलग अलग तरह के क्रॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। और गवर्नमेंट का भी यही ऑब्जेक्टिव है, भारत सरकार भी लगातार यही चाहती है कि हमारा जो किसान है वो अपनी खेती को, एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को डाइवर्सिफाई करे, अलग अलग तरह की फसलें उगाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए भी बेटर है और किसानों की आमदनी के लिए भी बेटर है, दोनों चीजों के लिए बेटर है। और किसानों को और बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट 50-60 ईयर्स में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी करे। तो जैसे कि आप देखते हैं कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो गया, भारत के अंदर एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। यानी कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो पिछले कुछ ईयर्स में एग्रीकल्चर के अंदर सुधार करने के लिए, खेती के अंदर सुधार करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे क्या करे, रिफॉर्म्स करे। और अगर इन रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यहां पर हो जाता है लैंड रिफॉर्म। तो देखिए क्या था कि जैसे कि आप पढ़ चुके हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में भी,
तो और फिर जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए तो जो जमींदारी सिस्टम भारत के अंदर था, उस वजह से भारत के अंदर बहुत ही अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हमें देखने को मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे थे, या कहें कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कई जमींदार और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार ऐसे थे जिनके पास गांव के गांव जमीन थी। तो सरकार ने सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर तो लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर ही मेन फोकस करा। और ये लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बनी थी। कई बार तो कोर्ट केसेस भी इसको लेकर के हुए, तो चाहे गोलखनाथ का केस रहा हो या और भी बहुत सारे केस रहे हों, उसमें आप देखते हो कि लैंड इज अ वेरी बिग इशू। लैंड के बाद, लैंड रिफॉर्म्स करने के बाद गवर्नमेंट ने 1980s और 1990s में लैंड डेवलपमेंट को लेकर के काफी सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट करे। तो जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, तो लैंड को और बेहतर करने के लिए सरकार ने लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए। क्योंकि आप यकीन मानिए मेरी बात का, जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए तो इस भारत की जो जमीन थी वो पूरी तरीके से खोखली हो गई थी। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा, भारत के अंदर से लूटा ही लूटा। भैया सोचो, अगर आप खुद एक किसान हो तो क्या है, आप जितना भी कमाई करोगे तो कोशिश करोगे कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो और उस 100 रुपए में से अगर आपने 70 रुपया अपने लिए रख लिया, तो आप 30 या 40 रुपया अपने लैंड में इन्वेस्ट करोगे दोबारा से, कि लैंड आपका उपजाऊ बने, फर्टाइल बने, क्योंकि वहीं से आपकी रोजी रोटी चलनी है, वहीं से आपका गुजारा होगा। बट अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने 100 की जगह 150 रुपया निकालने की कोशिश करी भैया, और बदले में इन्वेस्टमेंट 0। और इसमें भारत के कुछ जमींदार, तालुकदार भी शामिल थे जो अंग्रेजों के एजेंट थे। तो आजादी के बाद हमारे सामने ये दो सबसे बड़े चैलेंज थे, एक तो लैंड रिफॉर्म और दूसरा लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सब गवर्नमेंट ने करा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन करा। ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आप सब जानते हो कि गवर्नमेंट ने भारत के अंदर मॉडर्न इनपुट्स को बढ़ावा दिया। HYV सीड्स भारत के अंदर इस्तेमाल करे जाने लगे। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होने लगा ताकि वीट और राइस का प्रोडक्शन मेनली बढ़ाया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट आज के समय पर क्या कर रही है, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है कि अगर ड्रॉट, सूखा पड़ने से, फ्लड आ जाने से, साइक्लोन आ जाने से, फायर से, डिसीज से अगर किसान की फसल को कोई नुकसान होता है तो क्रॉप इंश्योरेंस, उसकी फसल का बीमा करा दिया जाएगा ताकि उसको मॉनेटरी नुकसान कुछ ना हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टैब्लिश करी ताकि गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर किसानों को कम ब्याज पर, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे काम करे, जैसे कि गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लेकर के आई। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या है कि अगर किसान को मान लीजिए फर्टिलाइजर खरीदना है, यूरिया खरीदना है, सीड्स खरीदने हैं, तो वो खरीदारी कर सकता है किसान क्रेडिट कार्ड से। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई, भारत सरकार लेकर के आई, ताकि किसानों को बेनिफिट्स पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आप देखते हो कि किसानों को अवेयर करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए, उनको एक तरीके से पढ़ाने के लिए, है ना, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल वेदर बुलेटिन्स भी चलाए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स भी चलाए जो टीवी पर आते हैं, अब पहले रेडियो पर आते थे, कृषि दर्शन नाम से जैसा हो गया। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने किसानों को एग्रीकल्चर अवेयरनेस पर काम करवाया। एग्रीकल्चर अवेयरनेस गवर्नमेंट ने यहां पर स्प्रेड करी। और इस अवेयरनेस के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा, इस अवेयरनेस के अंदर गवर्नमेंट ने किसानों को बताया कि भैया फर्टिलाइजर कितना डालना है, ज्यादा ना डाल देना, पेस्टिसाइड्स कितने डालने हैं, HYV सीड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, इनका इस्तेमाल करे बिना भी कैसे काम हो सकता है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने इन प्रोग्राम्स के थ्रू करी। वेदर बुलेटिन्स के अंदर सरकार ने बताया किसानों को कि भैया कैसे बारिश आएगी इस साल, किस तरीके से तूफान आने वाला है, फ्लड आने वाला है। तो वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी किसानों को दी गई। साथ ही साथ गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर के आई, MSP
जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है। तो एमएसपी पर क्या करा जाता है, सरकार खुद किसानों से एक तय रेट पर क्रॉप्स खरीदती है। तो ये सब काम गवर्नमेंट ने करे ताकि एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट किया जा सके और जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके और एक तरीके से उनको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जा सके ताकि दिक्कत के समय पर, आपदा के समय पर उनको आसानी हो जाए। तो ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए और लगातार गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल पॉलिसीज बनाती रहती है। तो लगातार गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन भी करती रहती है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि हुआ। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, स्कीम्स है, जैसे कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना है एक। उसमें क्या है कि किसानों को ट्यूबवेल लगाने के लिए सोलर पैनल के थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू वो हेल्प करेंगे। तो उससे क्या है कि किसानों के जो बिजली के बिल हैं वो कम आएंगे। तो अलग अलग बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार किसानों के लिए, कृषि के लिए लगातार लाती रहती है फॉर द डेवलपमेंट। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इस यहां से हर साल या ये कहिए हर दूसरे साल क्वेश्चन यहां से बनता है। तो जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज भूदान एंड ग्रामदान योजना या रेवोल्यूशन। भूदान और ग्रामदान योजना को या रेवोल्यूशन को हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ, उस आजादी के स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संग्राम में काफी सारे लोगों ने अपना अपना योगदान दिया और उन्हीं में से एक थे विनोबा भावे जी भी। विनोबा भावे जो हैं वो महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे और गांधी जी की शहादत के बाद, गांधी जी की डेथ के बाद विनोबा भावे ने पूरे भारत में, एंटायर कंट्री में पद यात्रा करी। क्या करी? पद यात्रा करी और गांधी जी का जो मैसेज था उसको स्प्रेड करने का काम इन्होंने करा। अब गांधी जी हमेशा ही गरीब, किसान, रूरल एरियाज, विलेजेस के डेवलपमेंट की बात करते थे, उस आइडिया की बात करते थे। तो विनोबा भावे भी उस गांधी जी के आइडिया को आगे लेकर के चले। तो एक बार क्या था कि विनोबा भावे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली के अंदर लेक्चर दे रहे थे, लोगों के साथ बैठे थे, संवाद हो रहा था। तो वहां पर अचानक से एक पुअर लैंडलेस विलेजर जिसके पास जमीन नहीं थी, वो विनोबा भावे के सामने खड़ा होता है और जमीन मांगता है। कहता है कि भैया कै बात की आजादी, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, हम तो पहले भी परेशान थे, अब भी परेशान थे। पहले अंग्रेजों के हुकूमत थी, अब भले ही आजाद सरकार है पर आज भी हमारे पास जमीन नहीं है, हम तो आज भी आजाद नहीं हुए। तो विनोबा भावे को बात बड़ी गहरी चुभी कि बात तो सही कह रहा है। पर विनोबा भावे भी क्या करते भैया, जमीन कहां से लाके देते। तो विनोबा भावे ने कहा कि ठीक है, मैं सरकार से बात करूंगा, सरकार के सामने आपका यह प्रस्ताव रखूंगा कि जो पुअर लैंडलेस विलेजर्स है उनको भी जमीन दी जाए, उनके लिए भी कुछ करा जाए। इसी बीच क्या होता है कि उस लोगों के ग्रुप में से एक सज्जन श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े होते हैं और उनके पास ठीक ठाक जमीन थी। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी जमीन में से 80 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो क्या करूंगा, 80 लैंडलेस विलेजर्स को दूंगा। यानी कि हर किसान, हर लैंडलेस विलेजर को, जिस भी व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, उसको 1 एकड़ जमीन दूंगा। और इसको कहा गया भूदान। क्या कहा गया? भूदान। तो यहां पर विनोबा भावे जी काफी ज्यादा इंस्पायर हुए। उनको लगा कि बिल्कुल यहां पर हम एक बेहतर काम कर सकते हैं। तो विनोबा भावे ने ये जो भूदान का मैसेज था ये हर तरफ फैलाना शुरू करा। वो अलग अलग जगहों पे गए, बड़े बड़े जमींदारों से मिले, उनके सामने ये आइडिया रखा, समझाया। कुछ सज्जन लोग थे, भले लोग थे, कलयुग इतना हावी नहीं था। आज तो क्या है, जमीन के लिए लोग अपने भाइयों तक को मार देते हैं भैया।
और कुछ अच्छे लोग भी हैं आज भी और तब भी थे। तो क्या हुआ कि कई लोगों ने तो क्या करा, कई जमींदारों ने तो क्या करा, उन्होंने पूरे के पूरे, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, गांव गांव जमीन थी, तो उन्होंने पूरा का पूरा गांव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसको ग्रामदान कहा गया। तो ग्रामदान और भूदान ये हमें देखने को मिला, जिसमें रिच लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों ने क्या करा कि जो उनके पास लैंड अवेलेबल थी उसमें से कुछ पोर्शन दिया, जिसे भूदान कहा गया। जिन लोगों के पास बहुत सारे गांव के गांव लैंड थी उसे ग्रामदान कहा गया। और इस रेवोल्यूशन को, जिसमें बड़े बड़े किसानों ने इस मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से बिना कोई मार काट हुए लैंडलेस लोगों को क्या मिली, जमीनें मिली। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हमें होता हुआ देखने को मिला। तो विनोबा भावे जी का भूदान और ग्रामदान योजना या मूवमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां से अक्सर एमसीक्यू वो आपसे पूछ लेता है, जिसमें वो कहता है कि बताओ व्हाट वाज द अदर नेम फॉर भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। तो आपको बताना होगा ब्लडलेस रेवोल्यूशन। या ये पूछ लेगा कि हु वाज द पर्सन बिहाइंड भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट, तो विनोबा भावे इज द करेक्ट आंसर, जो कि गांधी जी के एक बहुत बड़े क्या थे, फॉलोअर थे, विनोबा भावे। विनोबा भावे की अगर हम यहां पर बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इंटरनेशनल रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी सर्विस, आई गेस। तो बहुत ही बड़ा योगदान इनका रहा ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के लिए। तो इसी भूदान और ग्रामदान योजना के साथ आपका ये जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, ये यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इस चैप्टर को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से पीपीटी के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाया, पढ़ाया। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस करा। जो फालतू की अननेसेसरी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, उनको हमने थोड़ा साइड कर दिया ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।